मेरा नाम संदीप है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये कहानी बतानी पड़ेगी। ये मेरे प्रिय दोस्त और जीजा बालाकृष्ण पुजारी के बारे में है। 1 फरवरी 2021 हमारे परिवार में किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ। तब फोन बजा। ये प्रतिमा थी और मैं उसकी आवाज में घबराहट सुन सकता था। भाई जल्दी आओ, बाला को बहुत दर्द हो रहा है, उसका पेट, वो सब कुछ उल्टी कर रहा है और उसके हाथ और पैर ठंडे और पसीने वाले हो रहे हैं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उनकी मदद करने के लिए दौड़ा ताकि वो हॉस्पिटल जा सके। जब मैंने बालाकृष्णा, हम सब उसे बाला बुलाते थे, उस हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए देखा, इतना पीला और कमजोर लग रहा था, मेरा दिल टूट गया। ये एक ऐसा आदमी था जो बस कुछ घंटे पहले बिल्कुल स्वस्थ था। संदीप, उसने धीरे से कहा जब उसने मुझे देखा। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक 8 महीने के बुरे सपने की शुरुआत थी। इसके बाद एक नरक जैसा सफर शुरू हुआ जो हमें कर्नाटका के 9 अलग-अलग हॉस्पिटल ले गया। मैंने अपने दोस्त को देखा क्योंकि बाला सच में मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, सिर्फ मेरा जीजा नहीं। टेस्ट के बाद टेस्ट, इलाज के बाद इलाज से गुजर रहा था और कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर्स भी हैरान थे। कागज पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, उसका लिवर, किडनीज, दिल, ब्लड टेस्ट, फिर भी वो साफ तौर पर बीमार था। मुझे डॉक्टर कृष्णन याद है। चौथे हॉस्पिटल में मुझे अलग लेकर गए। मिस्टर संदीप, उन्होंने धीरे से कहा, 30 साल की प्रैक्टिस में मैंने ऐसा शायद ही कभी देखा हो। उसकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन वो साफ तौर पर परेशान है। मैं बाला का प्राथमिक देखभाल करने वाला और उसकी तरफ से बोलने वाला बन गया। जब मेडिकल बिल्स परिवार की पहुंच से बाहर होने लगे तो मैंने अपने सोने के गहने गिरवी रखने और अपनी बचत खाली करने में जरा भी झिझक नहीं की। ये सिर्फ फर्ज नहीं था, मैं सच में इस आदमी से भाई जैसा प्यार करता था। उन लंबे हॉस्पिटल स्टे के दौरान मैंने प्रतिमा में कुछ बदलाव देखे जो अब मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा गंभीरता से पूछना चाहिए था। जबकि बाला तकलीफ में था, वो डिस्ट्रैक्टेड लग रही थीं, हमेशा अपने फ़ोन पर कॉल्स लेने के लिए अलग चली जाती थीं। जब हमें मेडिकल डिसीजंस लेने होते थे तो वो अक्सर डिसएंगेज लगती थीं। प्रतिमा, मैंने उसे एक शाम कहा, एक खास तौर पे मुश्किल दिन के बाद, तुम दूर लग रही हो, बाला को अभी तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। उसमें मुझे एक ऐसी नज़र दी जिसे मैं समझ नहीं पाया और जवाब दिया, मैं उसके लिए वो सब कुछ कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ भाई। वो शब्द अब मुझे परेशान करते हैं क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि सब कुछ से उसका क्या मतलब था। 10 अक्टूबर 2021 एक चमत्कारी दिन लगा। बेंगलोर के एक अस्पताल में 25 दिन बाद डॉक्टर्स ने आखिरकार वो हासिल कर लिया जिसके लिए हम सब दुआ कर रहे थे, बाला की पूरी तरह से ठीक होना। जब डॉक्टर मेहता ने मुझे अपने ऑफिस में अच्छी खबर देने के लिए बुलाया तो मैं सच में राहत के आंसू रो पड़ा। मिस्टर संदीप, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका जीजा पूरी तरह से ठीक हो गया है, जबकि हमें उसकी बीमारी का सही कारण कभी नहीं पता चला। वो अब बिल्कुल स्टेबल हैं। मैंने तुरंत सबको फोन किया, परिवार, दोस्त, पड़ोसी जो महीनों से दुआ कर रहे थे। बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया था। मैंने उनके साथ उडुपी घर तक जाने की जिद की। 8 महीने तक बाला का रक्षक रहने के बाद मैं कोई चांस नहीं ले रहा था। 400 किलोमीटर की ड्राइव के दौरान उसने और मैंने फ्यूचर के बारे में बात की। संदीप, उसने हमारे एक स्टॉप के दौरान कहा, मैं तुम्हारे उपकार को कभी नहीं चुका सकता, तुम जीजा से ज्यादा एक जीवन रेखा बने हो। मैं बहुत इमोशनल था। बाला, हम परिवार हैं, मैं ये सब फिर से करूंगा। प्रतिमा ज्यादातर सफर के दौरान शांत रहीं, लेकिन मैंने सोचा कि जो सब हमने झेला है उसके बाद ये नॉर्मल है। 19 अक्टूबर बहुत सुंदर था। जब हम उस शाम घर पहुंचे तो पूरी कम्युनिटी बाला का स्वागत करने के लिए बाहर आई। पड़ोसी खाना लाए, रिश्तेदारों ने आशीर्वाद दिए, बच्चे उसके चारों ओर उज्जवल मुस्कुराहटों के साथ इकट्ठा हो गए। महीनों तक अस्पताल और अनिश्चितता के बाद ये जीवन का एक जश्न जैसा लगा। उस रात हम सब ने साथ में डिनर किया। बाला 8 महीने में सच में खुश और स्वस्थ लग रहा था। वो जोक्स कर रहा था, हॉस्पिटल की कहानियां सुना रहा था, धीरे धीरे अपनी कैंटीन बिजनेस में वापस लौटने के बारे में बात कर रहा था। जैसे ही शाम खत्म हुई, मैंने रात भर रहने की पेशकश की ताकि बाला की देखभाल में मदद कर सकूं। इतने समय तक उसका प्राथमिक देखभाल करने वाला होने के बाद उसे उसकी पहली रात वापस अकेले छोड़े देना गलत लगा। भाई, जरूरत नहीं है, प्रतिमा ने जिद की, मैं अपने पति का ख्याल रख सकती हूँ, तुमने काफी कुछ किया है।
उसके शब्दों से थोड़ा चुभन हुई, लेकिन मैंने बाला के साथ लंबे अलगाव के बाद उसकी प्राइवेसी की इच्छा को समझा। अपने खर इंस्टिंक्ट के खिलाफ मैं जाने को राजी हो गया। वो फैसला मुझे मेरी बाकी जिंदगी परेशान करेगा। 3:30 पर मेरा फोन बजा। ये प्रतिमा थी और मैं उसकी आवाज में घबराहट और कुछ और सुन सकता था। क्या वो एक्टिंग कर रही थी? उसकी आवाज में, भाई जल्दी आओ, बाला को कुछ हो गया है। मैंने जल्द ही से कपड़े पहने और उनके घर की तरफ दौड़ा, दुआ करते हुए कि उसकी रहस्यमयी बीमारी वापस न आई हो। जब मैं वहां पहुंचे तो परिवार के दूसरे लोग पहले से ही जमा हो रहे थे और घर में अफरा तफरी थी। बाला को एक नजर देखकर मुझे सब कुछ पता चल गया। मेरा दोस्त, मेरा भाई चला गया था। जो डॉक्टर 8 AM पर आया, उसने हमारे सबसे बुरे डर की पुष्टि की और शुरू में ये निष्कर्ष निकाला कि लंबी बीमारी के बाद ये एक स्वाभाविक मौत थी। परिवार के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे, लेकिन मुझे कुछ गलत लगा। जब मैं बाला के शरीर को देखा तो मैंने उसके चेहरे और गर्दन पर खरोच के निशान देखे, जो नींद में शांतिमय मौत से बिल्कुल असंगत थे। ये निशान ताजे लग रहे थे और वो ऐसी जगह पर थे जो दिल के दौरे या स्वाभाविक कारणों के लिए कोई मतलब नहीं रखते थे। पापा, मैंने बाला के पिता से कहा, उन्हें निशान दिखाते हुए, इन्हें देखिए, क्या ये आपको नॉर्मल लगते हैं? वो दुख में थे और मेरी चिंताओं को सुनना नहीं चाहते थे। बेटा, ये स्वाभाविक मौत थी, परिवार को और ज्यादा परेशानी में क्यों डालना? लेकिन मैं इसे जाने नहीं दे सकता था। मेरी इंस्टिंक्ट्स जो 8 महीनों तक बाला की जिंदगी के लिए लड़ते हुए तेज हो गई थीं, चिल्ला रही थी कि कुछ बहुत गलत था। परिवार के विरोध के बावजूद और ये जानते हुए कि इससे अंतिम संस्कार में देरी होगी, मैंने अजारगढ़ पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। मुझे बाला के लिए इन संदेहों को आगे बढ़ाना था। वो 8 महीनों तक मेरी जिम्मेदारी थे। मैं इस जिम्मेदारी को अब नहीं छोड़ रहा था। पुलिस प्रोफेशनल और थॉरो थी। उन्होंने सीन का दस्तावेज किया, परिवार के सदस्यों का इंटरव्यू लिया और एक पूरे पोस्टमार्टम की व्यवस्था की। प्रतिमा इन विकास से परेशान लग रही थीं, हमेशा पूछती रहती थी कि ये कब खत्म होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हुए मैंने उस आखिरी रात के बारे में और सवाल पूछना शुरू किया। जो मुझे पता चला उसने मेरे संदेहों को और मजबूत किया। बाला की मासी ने मुझे कुछ चौंकाने वाला बताया। मैंने उस रात रुकने का प्लान किया था ताकि बाला की देखभाल में मदद कर सकूं, लेकिन प्रतिमा ने जिद की कि मैं चली जाऊं। उसने कहा, मैं यहां हूं, आप घर जाओ और आराम करो, बच्चों को अपने साथ ले जाओ। उसने सबको घर जाने के लिए मना लिया। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला तो वो था जो मासी ने प्रतिमा के व्यवहार के बारे में बताया। बाला की हॉस्पिटल में रहने के दौरान, हालांकि वो हॉस्पिटल में थी, उसने कभी सच में उसका ख्याल नहीं रखा। मैं थी जो उसकी देखभाल कर रही थी। प्रतिमा हमेशा अपने फोन में व्यस्त रहती थी, टाइपिंग, किसी से कॉल्स पर बात करती रहती थी। अंतिम संस्कार के 5 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी भी पलाने की उम्मीद थी। मैंने वो फैसला किया जो सच्चाई को सामने लाएगा। मैं प्रतिमा के साथ बैठा, जिसे एक मुश्किल बात सोच रहा था। इसके बजाय मैंने एक मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया जो बहुत प्रभावी साबित हुआ। प्रतिमा, मैंने उसकी तरफ सीधे देखते हुए कहा, मुझे पहले से ही पता है कि उस रात क्या हुआ था। मैं जानता हूं कि कौन घर आया था, कौन तुम्हारे साथ था। मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी यहाँ होगी और सब कुछ बता देगी। उसके बाद मुझे सबको वो बताना पड़ेगा जो मुझे पता है। मैं उसे हिसाब लगाते हुए देख सकता था। शायद सोच रही थी कि अगर वो कन्फेस कर ले और मुझसे अपनी सुरक्षा मांगे तो वो मुझे अपने साइड कर सकती है। उसके बिना जाने मैंने चुपके से अपने फोन की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ठीक है भैया, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद जो हुआ उसने मेरी हर धारणा को खत्म कर दिया जो मैं अपनी बहन के बारे में रखता था, और एक ऐसी साजिश का खुलासा किया जो इतनी चालाक और ठंडी थी कि मुझे अभी भी इसे एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। प्रतिमा के रिकॉर्ड किए गए कन्फेशन से पता चला कि दिलीप नाम के एक आदमी के साथ उसका रिश्ता, जो इंस्टाग्राम पर मासूम बातचीत के रूप में शुरू हुआ था, कुछ बहुत ही ज्यादा अंधेरे में बदल गया था। वो साथ रहना चाहते थे, लेकिन बाला उनकी राह में एक बाधा था।
हमने पहले जहर की कोशिश की भैया, उसने कन्फेस किया। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। महीनों तक अगस्त 2024 से शुरू करते हुए तभी बाला की बीमारी शुरू हुई थी। मैं उसके खाने और पीने में थोड़ा थोड़ा जहर डाल रही थी। हमने सोचा वो धीरे धीरे मर जाएगा और सबको लगेगा कि ये स्वाभाविक बीमारी थी। मेरा खून ठंडा हो गया जब मुझे रियलाइज हुआ कि हर हॉस्पिटल विजिट, हर टेस्ट, हर पल जो मैंने बाला की जिंदगी के लिए लड़ते हुए बिताया, मेरी अपनी बहन उसे व्यवस्थित रूप से मरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया। उसने आगे कहा, जब वो पूरे तरह से ठीक होकर घर आया तो हमें पता था कि हमें जल्दी से काम करना होगा। उस रात जब सब चले गए, दिलीप घर आया। खुद हत्या का विवरण भयानक थे। उसके कन्फेशन के अनुसार दिलीप ने बाला को तकिए से दम घोटा, जबकि प्रतिमा ने उसके पैर पकड़े थे ताकि वो लड़ ना सके। जब तकिया काफी नहीं था तो दिलीप ने उसे अपने नंगे हाथों से गला घोट दिया। जब मैं उसके कन्फेशन का हर एक शब्द सुन रहा था तो मेरा दिल सिर्फ बाला के लिए नहीं बल्कि उस बहन के लिए भी टूट रहा था जिसे मैं जानता था। जो औरत मेरे सामने बैठी थी, शांति से ये बता रही थी कि उसने अपने पति की हत्या करने में कैसे मदद की, वो एक अजनबी थी। उसने ऐसी उम्मीद की थी कि मैं उसकी सुरक्षा करूंगा, कि परिवार की वफादारी बाला के लिए न्याय को रद्द कर देगी। वो गलत थी। जैसे ही हमारी बातचीत खत्म हुई, मैं रिकॉर्डिंग सीधे पुलिस के पास ले गया। जब उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो उसने उसके कन्फेशन के हर विवरण की पुष्टि की। बालाकृष्ण पुजारी की मौत दम घुटने और गला घोंटने से हुई थी, न कि किसी स्वाभाविक कारण से। प्रतिमा और दिलीप दोनों को गिरफ्तार किया गया और सोची समझी हत्या का आरोप लगाया गया। उनके खिलाफ सबूत बहुत ज्यादा थे। रिकॉर्ड किया गया कन्फेशन, फॉरेंसिक सबूत, उनके बीच डिजिटल कम्युनिकेशंस और व्यवहारिक बदलाव के बारे में एक गवाह की गवाहियां। आज वो दोनों फाइनल जजमेंट का इंतजार करते हुए जेल में हैं। बाला के बच्चों को ये जानकर जीना होगा कि उनकी मां ने उनके पिता की हत्या की। हमारा परिवार खत्म हो गया है, इस खुलासे से बिखर गया है कि हमारे अपनों में से कोई इतने सोचे समझे बुराई के लिए सक्षम था। लोग मुझसे कभी कभी पूछते हैं कि क्या मुझे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का अफसोस है? क्या स्वाभाविक मौत की कहानी को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना आसान होता? जवाब हमेशा नहीं होता है। बाला मेरा दोस्त था, हर तरह से मेरा भाई था। जो मैटर करता था, उसने मुझ पर अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा किया और 8 महीनों तक मैंने उसकी जिंदगी के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ा। मैं उसकी मौत में उसे छोड़ नहीं सकता था जब मैंने उसकी जिंदगी में उसे छोड़ने से इनकार कर दिया था। सबसे मुश्किल हिस्सा ये नहीं है कि प्रतिमा मेरी बहन है। सबसे मुश्किल हिस्सा ये जानना है कि जब मैं बाला की मेडिकल केयर के लिए अपने गहने गिरवी रख रहा था, वो ही थी जो उसे बीमार कर रही थी। जब मैं दर्द और डर में उसका हाथ पकड़ रहा था, वो उसकी मौत की योजना बना रही थी। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि कहीं ना कहीं बाला समझता है कि मैंने उसे नहीं छोड़ा। तब भी जब इसका मतलब अपने परिवार को खत्म करना था, मैंने ये सुनिश्चित किया कि उसकी हत्यारा को न्याय मिले। ये काफी होना चाहिए। यह केस अभी फाइनल कोर्ट जजमेंट का इंतजार करते हुए उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अजराकड़ पुलिस स्टेशन में कस्टडी में है।